गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए डेली करंट अफेयर की सीरीज को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। 8 मई के सभी करंट अफेयर को हम एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 8 मई के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला देखिए, 30 मार्च को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? मुश्क बुद्ध जो कि कुछ समय से खबरों में था, किसकी किस्म है? किस फसल की किस्म है ये बताइएगा। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं? ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा, मिड वीडियो में हो सकता है और क्वेश्चन एड ऑन हो, तो ध्यान से एंड तक वीडियो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हमने इसे कलेक्ट किया है। क्वेश्चन है हमारा, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस पूछा था कि एग्जाम में कि कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा पहले तो कि 7 मई को मनाया जाता है। अब 2024 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन नाम से आपको समझ में आ जाएगा, भारत की जो बाउंड्रीज हैं, जो अदर देशों से टच होती है, उनके आसपास भारतीय क्षेत्रों में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए यह संस्था जिम्मेदार है, जो कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। सीमा सड़क संगठन इस साल 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है इस संस्था का, 7 मई 2024 को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में सड़क निर्माण करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यकारी बल है। बाउंड्री के आसपास भारतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के लिए यह संस्था काम करती है। स्थापना हुई थी इसकी 7 मई 1960 को, और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके 28वें महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। तो 7 मई को इसका स्थापना दिवस है। 2024 में इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। कंफर्म। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। जोस राउल मुलिनो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है जोस राउल मुलिनो को? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं पनामा देश के। पनामा की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में मध्य अमेरिकी देश है पनामा। इसके नए प्रेसिडेंट बने हाल ही में जोस राउल मुलिनो। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपने प्रतिद्वंदी रिकार्डो लोम्बाना को हराया, और इनको हराकर पनामा के नए प्रेसिडेंट बने कौन? जोस राउल मुलिनो। छोटा सा देश है पनामा। इसके पहले प्रेसिडेंट मतलब जोस राउल के पहले इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर लॉरेटिनो कॉर्टिजो थे, जिनका कार्यकाल खत्म हुआ, और नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जोस राउल बहुमत के साथ जीते हैं, और अब ये पनामा के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। ओके। मध्य अमेरिकी देश है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इसकी कैपिटल है पनामा सिटी, और बाल्बोआ यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। अगर हम मैप पर देखेंगे तो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इधर आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और मध्य में ये जो आपको देश देखने को मिलेगा ये है पनामा। यहीं पर पनामा कैनाल भी देखने को मिलती है। कमेंट में बताइएगा कि पनामा कैनाल किन दो सागरों को जोड़ने का काम करती है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, एड ऑन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए। भारत और किस देश के मध्य में लिपुलेख, लिम्फियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? तो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद भारत और नेपाल के मध्य में देखने को मिलता है। काफी पुराना विवाद है, बार बार उठकर आता है। अभी उठकर क्यों आया, अभी हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, नेपाल के जो पीएम है वर्तमान में, पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने घोषणा की है कि ये नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित करेंगे, जिसमें ये तीनों क्षेत्र नेपाल के मैप में होंगे। और इसके अलावा 100 रुपए का एक नया नोट भी ये जारी करने वाले हैं, जिसमें तीनों ही क्षेत्रों को लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख ये नेपाल के नक्शे में शो किए गए। ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों को लेकर, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र को लेकर
भारत और नेपाल के मध्य में विवाद देखने को मिलता है। कोई भी देश उठ के आता है और हमारी भूमि पर अपने कब्जे की बात करने लगता है, हमारी भूमि को अपना बताने लगता है। हम सबसे त्रस्त हैं, एक भी ऐसा नहीं है हमारा पड़ोसी जिससे हम त्रस्त नहीं हो। एक हम ही है, इंडिया ही है जो किसी के क्षेत्र पे दावा नहीं कर रहा। नहीं तो इंडिया को भी ये करना चाहिए कि ये लो तिब्बत हमारे मैप में दर्शा दिया, उधर से किसी का क्षेत्र हमारे देश में दर्शा दिया। पर ठीक है, हम शांतिप्रिय देश है, पंचशील के सिद्धांत पर काम करने वाले देश है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऐसे स्टैंड नहीं लेती। क्योंकि सीधी सी बात है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम जीते हैं हमारे देश में, और हमारे देश का विकास करना ही हमारी पहली प्रायोरिटी है। और हम चाहते हैं सब सुखी रहे, है ना, छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर लड़ाई ना करें। लेकिन आप हरकतें देख लो, इन सब की ऐसी है। ठीक है, नेपाल भी वैसा ही, चीन भी, पाकिस्तान भी, उधर श्रीलंका, बांग्लादेश, सबके यही नाटक है। चलिए कोई नहीं, देखिए मैं आपको एक डिस्प्यूटेड एरिया बताता हूँ। यह है इंडिया और यह है नेपाल, यह है उत्तराखंड क्षेत्र और यह है डिस्प्यूटेड एरिया। वैसे तो इसको डिस्प्यूटेड बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा एरिया है, बात खत्म हो जाती। पर ठीक है, विवाद किस क्षेत्र के बीच में ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्लियर आपको मैप में दिखेगा, यह है इंडिया, यह है नेपाल, ये उत्तराखंड का एरिया और ये वो क्षेत्र है जिस पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। तीनों आ जाते हैं इसमें, देखिए लिम्पियाधुरा आ गया, काला पानी आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आ गया लिपुलेख पास। लिपुलेख दर्रा भी एग्जाम में पूछा जाता है भारत के किस राज्य में, है ना, तो ये क्वेश्चन भी आता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस एरिया को लेकर अगर हम यहाँ पर देखिए इतिहास खंगालने जाते हैं कि इतिहास क्या कहता है इसको लेकर, तो देखिए इतिहास में नेपाल पर गोरखाओं का शासन रहा है। गोरखाओं ने कभी नेपाल क्षेत्र को जीता, सिक्किम को, कुमायूं क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को, इन क्षेत्रों को गोरखाओं ने जीता। लेकिन उस वक्त भारत पर शासन था किसका? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के मध्य में, क्योंकि ये घुसे जा रहे थे इंडिया में, तो गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के मध्य में 1814 में युद्ध होता है। और ये युद्ध चलता है 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक। अब इस युद्ध में क्या होता है, 1816 ईस्वी में गोरखा हार जाते, तब गोरखा टू थर्ड अपना एरिया ब्रिटिशर्स को देते हैं, और सिक्किम क्षेत्र, गढ़वाल, कुमायूं, ये क्षेत्र भी ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि जो गोरखा है वो महानदी के पूर्व में और मेची नदी के पश्चिम में ही शासन करेंगे। तो देखिए पूर्व से ये मेची नदी है और ये महानदी, इसके बीच में नेपाली सिमट गए, गोरखा सिमट गए। क्या डील हुई थी अंग्रेजों के साथ? एक सुंगोली की संधि हुई थी, है ना, ये संधि हुई थी 1816 में, सुंगोली की संधि गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में। इसमें यह डिसाइड हुआ था कि नेपाली महानदी के पूर्व में रहेंगे, पश्चिम में एरिया जो है महानदी के वो ब्रिटिशर्स का है, मतलब इंडिया का है, और मेची नदी के पूर्व का एरिया भी इंडिया का है, मतलब पश्चिम में रहेंगे। क्लियर हो जाता है। अब क्या होता है कि आगे चलकर जब भारत आजाद होता है, नेपाल एक देश बनता है, तब तक नेपाल अनऑफिशियली इसको अपना लेता है और यही सीमा दोनों की डिसाइड होती है। लेकिन आगे चलकर ये डिमांड करने लगता है कि हाँ सही है कि महानदी का पूर्वी हिस्सा हमारा है, लेकिन ये बोलता है कि महानदी जो है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये क्षेत्र था जो डिस्प्यूटेड है। अब क्या होता है, महानदी की अगर हम लोकेशन देखें ना, तो ये महानदी है, लेकिन दिक्कत ये कि महानदी बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें से एक धारा जो शारदा नदी की है वो लिम्पियाधुरा से निकल के आती है, और काला पानी जो कि एक ट्राई जंक्शन है भारत, नेपाल और चीन के बीच का, यहां पर आकर ये सारी धाराएं मिलती है और यहां से महाकाली नदी शुरू होती है। तो इसका देखो पश्चिमी एरिया हो गया इंडिया का और इधर हो गया किसका? नेपाल का। लेकिन अब ये दावा कर रहा है नेपाल कि भैया ये जो शारदा नदी है, जो एक धारा है, ये महाकाली नदी है जो सिंगोली की संधि में जिसकी बात की गई है। अगर इसको मान ले तो फिर ये देखो ये काला पानी, लिपुलेख या लिम्पियाधुरा, ये क्षेत्र किसके पास चले आता है? नेपाल के पास। लेकिन एक्चुअल में महाकाली नदी कौन सी है? ये जो काला पानी क्षेत्र से निकल के आती है। ठीक है, धाराओं से बात नहीं की गई थी उस संधि में, पर नेपाल अब इस बात को नहीं मान रहा। तो तीनों क्षेत्रों को लेकर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर किन देशों के मध्य में विवाद है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो ये विवाद देखने को मिलता है भारत और नेपाल के मध्य में। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर हम कैजुअल बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत और नेपाल की कुल सीमा 1850 किलोमीटर की देखने को मिलती है। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की बात करें तो देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 भारतीय राज्य हैं जो कि
नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। कंफर्म। तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन भी बता दी और मैंने आपको विवाद भी बता दिया कि किसको लेकर है। अब आप सभी के लिए आज के लिए कोर्स ऑफ द डे बता देता हूं, ऑफर ऑफ द डे। तो आप सभी के लिए इंडियन इकोनॉमी का कोर्स अवेलेबल है आज के ऑफर ऑफ द डे में, जो कि आपको 399 की जगह 89 रुपीज में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो कल भी मैंने आपको इंटरफेस बताया था आई थिंक, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने कौन सा इंटरफेस देखा है। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई दिया होगा। इंडियन इकोनॉमी का कोर्स आपके लिए 89 रुपीज में अवेलेबल है। यहां पर आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर देखिए आपके लिए जो कोर्स अवेलेबल है वहां पर 30 आवर्स के आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। 25 क्लास नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको 12। ये सभी आपको इस इंडिविजुअल कोर्स में मिल जाएगा इकोनॉमी के कोर्स में। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन क्लास मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, और इसके अलावा आपके लिए एक डेमो क्लास भी अवेलेबल है। तो आप इससे डेमो भी देख सकते हैं और उसके बाद कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट की क्वेरी ऐसी भी आ रही थी कि सर हम कोर्स तो हमने परचेस कर लिया पर हमको शो नहीं हो रहा है। तो देखिए रूट एप्लीकेशन में या फिर crazyGKtrick.com पे आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, या फिर यहां पर देखिए आपको जब आप नीचे जाएंगे तो कोर्स परचेस करने के बाद जब आप इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको माय कोर्स में आपका कोर्स शो हो जाएगा जो कि आपने परचेस किया है। ठीक है, यहां से आपने बाय किया इस जगह पर जाकर और थोड़ा सा नीचे आएंगे, बाय करने के बाद फिर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट माय कोर्स में पहुंच जाएंगे और वहां पर आपका कोर्स ओपन हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम आगे। तो कोर्स ऑफ द डे आपके लिए चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, आप परचेस कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। चलिए आगे आ जाते हैं। 26 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो 26 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। ये दिया गया है भारत की अभिनेत्री शबाना आजमी को। शबाना आजमी को महिलाओं के लिए काम करने के लिए और फिल्मों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड जो कि 26 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में शबाना आजमी को दिया गया। ओके, ये जो अवार्ड है सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के द्वारा प्रदान किया गया शबाना आजमी को। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2 से लेकर 12 मई तक लंदन में किया जा रहा है। ठीक है, शबाना आजमी की बात करें तो भारतीय अभिनेत्री है। सिनेमा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 1988 में पद्मश्री दिया जा चुका है और 2012 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो शबाना आजमी को अब एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। ओके, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 8 मई को। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के आपको कब मनाया जाता है ये तो पता चल गया, 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें कि 2024 में इसकी थीम क्या है, तो आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ये 2024 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम है, 8 मई को मनाया गया। अब किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए एक संस्था है रेड क्रॉस इंटरनेशनल। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। इसके जो संस्थापक हैं हेनरी डुनेट, इनके जन्म दिवस के सम्मान में 8 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए संस्था क्या करती है, तो ये युद्ध में जो घायल हुए सैनिक हैं, युद्ध की परिस्थिति में जो सैनिक घायल हो जाते हैं, जिनको मदद की राहत कार्य की आवश्यकता होती है, तो युद्ध क्षेत्र में यह संस्था राहत कार्य के लिए काम करती है, रेड क्रॉस के नाम से जानी जाती है। पहली बार वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 1948 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1948। कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। डन, ठीक है।
हेनरी डुनेट की बात करें तो 8 मई 1828 में इनका जन्म हुआ था। समाज सेवा के लिए इन्होंने हमेशा काम किया है, इसलिए 1910 में फ्रेडरिक पासली के साथ इन्हें संयुक्त रूप से शांति का नोबेल दिया जा चुका है। और ये संस्थापक है रेड क्रॉस नाम की संस्था के, जो कि असहाय और घायल सैनिकों या नागरिकों की रक्षा करने के लिए कार्य करती है युद्ध स्थल पर या वॉर की सिचुएशन में। ठीक है, तो हेनरी डुनेट के जन्म दिवस के रूप में 7 मई को हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। स्पेनिश ला लीगा का खिताब फुटबॉल लीग है, समझना। देखिए, काफी स्टूडेंट ने कहा था कि सर खेलों के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसे भी मैंने कमेंट देखे। तो आप देखिए, किसी दिन इवेंट ही अगर खेलों से ज्यादा हुए हैं तो मुझे खेलों के क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे। दूसरे इवेंट अगर कम है तो फिर वहां से क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम देखने को मिलेंगे। तो कल जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था उसमें गेम्स के क्वेश्चन ज्यादा इसलिए थे क्योंकि इवेंट गेम्स के ज्यादा हुए थे। तो इसी तरह से अब ऐसे क्वेश्चन छोड़ तो सकते नहीं। तो स्पेनिश ला लीगा के खिताब की बात हो रही है। 2023-24 का ये जो खिताब है जो कि स्पेन में खेला गया, ये रियल मैड्रिड जो कि फुटबॉल क्लब है स्पेन का, इसने अपने नाम किया। ओके, तो स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब 2023-24 में रियल मैड्रिड ने अपने नाम किया। इन्होंने फाइनल में कैडीज जो कि एक दूसरा फुटबॉल क्लब है, इसको 3-0 से हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। और इस तरह से रियल मैड्रिड का ये 36वां स्पेनिश ला लीगा खिताब है। ठीक है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। पेशेवर फुटबॉल क्लब के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन स्पेन में किया जाता है। पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1929 और अब 2023-24 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। आयोजन भी स्पेन में हुआ और यह फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड भी स्पेन का ही फुटबॉल क्लब है। कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लेट किस देश में फैल रहा है? तो FLIRT फ्लेट ये फैल रहा है अमेरिका में। ठीक है ना। कोविड-19 का नया वेरिएंट है। अमेरिका भी बहुत परेशान है इस नए वेरिएंट से। इंडियंस को अभी ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि इंडियंस की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि गर्म क्षेत्र भी है, ये भी एक कारण है। और इसके अलावा हम कोविड के 2 वेव्स स्पेशली हम झेल चुके हैं, तो हमने अपनी इम्यूनिटी को कोविड के अकॉर्डिंग इतना अच्छा डेवलप कर लिया है कि अभी हमको इस वेरिएंट से खतरा नहीं है। और फिर अगर ये कभी आता है तो फिर इसके शुरुआती लक्षण बाद में पता चल सकते हैं। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लेट किस देश को प्रभावित कर रहा है? तो ये अमेरिका को प्रभावित कर रहा है। ओके, फ्लेट का पूर्ण रूप देखने जाते हैं तो फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका पूर्ण रूप है फ्लेट का। ठीक है, ओमिक्रॉन की JN1 फैमिली से संबंधित है। आप सभी को पता है ओमिक्रॉन ये भी कोविड का ही एक वेरिएंट है। इसी के JN1 फैमिली का है कौन? फ्लेट। कोविड वायरस से, जिससे अमेरिका अभी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा फैल रहा है। आगे बढ़िए। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया गया? तो ये एक इंडियन एजेंसी है, इसलिए देखिए बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी अगर आप अनुमान याद रखेंगे GDP का, मैं पिछले सेशंस में काफी बार बता चुका हूं, तो आपका काम हो जाएगा। फिर भी देखिए, अब रिपोर्ट आई है तो हम देख लेते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 7.1% लगाया गया। पहले इसी संस्था ने जो अनुमान है ये लगाया था 6.5% का, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी। और अब इसका अनुमान इसने बढ़ाया है। इसने कहा है कि भारत में कंज्यूमिंग पावर बढ़ रही है और इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो डिपार्टमेंट है, जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, इसलिए इसकी GDP ग्रोथ का अनुमान इसने बढ़ाया 6.5 से कर 7.1% कर दिया 2024-25 के लिए। किसकी रिपोर्ट है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी। गुरुग्राम प्रशासन ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, गुरुग्राम जो कि हरियाणा का एक नगर है फ्रेंड्स, इसने अपने यहां पर वोटिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय क्रिकेटर यजुर्वेद
चहल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने किया है? गुरुग्राम प्रशासन ने। यहां पर नेशनल इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, ये चीज ध्यान रखना। गुरुग्राम शहर का जो प्रशासन है उसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शहर में मतदान को जागरूकता के लिए यजुर्वेद चहल को। आप यहां पर देख सकते हैं, काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। क्रिकेट को लेकर कम, और इनके जो सोशल मीडिया उनको लेकर काफी ये सुर्खियों में रहते हैं। यजुर्वेद चहल हैं। तो गुरुग्राम प्रशासन ने भारतीय क्रिकेटर यजुर्वेद चहल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि लोकसभा चुनाव में ये वहां पर मतदान प्रतिशत को बढ़ा सके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में नौसैनिक जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन किस सागर में तैनात किए गए? तो ये तीनों जहाज जो कि भारतीय नौसैन्य जहाज है, इन्हें तैनात किया गया है हाल ही में दक्षिण चीन सागर। ठीक है, तीनों भारत के नेवी के बहुत ही स्पेशल जहाज है। दक्षिण चीन सागर में आप सभी जानते हैं चाइना का बहुत दबदबा है। इस क्षेत्र में चाइना का जो मोनोपोली है उसको खत्म करना और बाकी दक्षिण चीन सागर में शांति को स्थापित करना ताकि आसपास के देशों के मध्य में भी शांति हो, इस उद्देश्य से भारतीय नौसेना के जो पूर्वी बेड़े हैं उसके 3 जहाज आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन ये सिंगापुर पहुंचे ताकि दक्षिण चीन सागर में इनकी तैनाती की जा सके। इस क्षेत्र को चीनी जो मोनोपोली उससे मुक्त किया जा सके, चीनी नियंत्रण से मुक्त किया जा सके और दक्षिण चीन सागर में शांति बहाल की जा सके। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको यहां पर चाइना देखने को मिलेगा और ये जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है ये पूरा साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, तो यहीं पर तैनाती की गई है भारत के तीनों जहाजों की। ओके, तो यहां पर 8 मई के सभी करंट अफेयर हो गए हमारे आज के सेशन में। अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर थे उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? ये मोहन बागान एसजी ने। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो कौन है ये? करीना कपूर। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोनों ही किसने जीते हैं? चाइना ने। नक्षत्र सभा नामक खगोल पर्यटन कैंपेन किस राज्य ने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है उत्तराखंड सरकार। 9th विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 9th विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में आयोजित किया जाएगा बांग्लादेश में अक्टूबर मंथ में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह हर साल मनाया जाता है 7 मई को, हमने डिस्कस किया था। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर UAV FWD-200B किस संस्था ने बनाया है? तो इसे डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है लैंडो नॉरिस ने। चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्त्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है? तो यह पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और 10वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा था, खबरों में रहा सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा भारत के महाराष्ट्र राज्य में। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल थे, आपने सही आंसर किए हैं सभी ने। नवा महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो यह स्पेन ने जीता है। ठीक है, स्पेन ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया। नवा महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है एटाना बोनमाटी ने, जो कि स्पेन की ही महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। 8th आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था लास्ट ईयर। ओके, अब कमेंट में ये बता देना कि इसको जीता किसने और रनर अप कौन रहा, बता दोगे? तो रनर अप और विनर दोनों बताइएगा कि कौन रहा है 8th आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023। कंफर्म? तो 2 का आंसर हो जाता है स्पेन और ये हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। यहां पर एक कमेंट मैंने एड ऑन किया है, विजया लक्ष्मी का कमेंट है। इनका कहना था उत्तराखंड PSC शायद ये PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो 7 जुलाई को इनका एग्जाम है और इन्होंने पूछा है कि करंट अफेयर कितना तैयार करना बेस्ट रहेगा। तो देखिए, करंट अफेयर PCS के एग्जाम में नॉर्मली
1.5 साल या 1 साल का तो पूछता ही है। ओके, तो आप जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 साल का करंट अफेयर, 7 जुलाई को एग्जाम है, तो पिछले पूरे साल 2023 का पूरा पढ़े, 1.5 साल का तो आपको चाहिए ही होगा। तो 2023 का पूरा जनवरी से दिसंबर तक, और यहाँ पर जुलाई तक 2024 में, ये पूरा करंट अफेयर आप तैयार करके जाइए, क्योंकि आपको क्वेश्चन, पीसीएस की एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट होती है, तो वो 1 या 1.5 साल का करंट अफेयर पूछता है। ये मेंटेलिटी लेकर आपको चलना पड़ेगी। हर स्टेट में जितनी भी पीसीएस की एग्जाम होती है उसमें हमने यही पैटर्न देखा है, कुछ भी अलग नहीं होता। 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर को जहां से तैयार कर सकते हो तैयार करो। समय कम है, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम देखें तो 2 मंथ आपके पास हैं, आज से भी अगर हम देखें तो आप इजीली इसको तैयार कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक आपको उत्तराखंड पीसीएस या पीएससी के एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1.5 साल का करंट अफेयर लेके चलिए। अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वहां से पढ़िए, या फिर आप नोट्स को प्रिपेयर करिए, अभी भी काफी टाइम है आपके पास, क्योंकि करंट अफेयर से आपकी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आने ही आने। ठीक है, चलिए, अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऑफर ऑफ द डे मैं आपको बता चुका हूं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।